आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो है आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसका नाम है संघवाद। क्या नाम है? संघवाद। क्लियर है? संघवाद को हम लोग आपका देख रहे हैं। संघवाद में हमारा चैप्टर है परिचय, और परिचय में हम देखेंगे कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इसे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलग अलग इलाकों का साथ रहना चलना संभव होगा। अध्याय के शेष हिस्सों में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझना चाहिए। भारत के संघवाद सिद्धांत और जो व्यवहार है उसको समझना चाहिए। संघीय ढांचे से संबंधित संविधान प्रावधान पर इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीति और राजनीतिक विश्लेषण, अध्यात्मक, आखिरकार हम भारतीय संघवाद और नए स्थानीय स्तर की चर्चा करेंगे। कैसा करेंगे? जो नया स्थानीय स्तर है उसकी हम लोग आपका चर्चा करेंगे। क्लियर है? ये हम देखेंगे और इसी स्तर पर, इसी चीज पर हम लोग आपका चर्चा करेंगे। चलिए बात कर रहे हैं संघवाद क्या है। व्हाट इज अ फेडरलिज्म? ये बहुत शब्द सुनेंगे। भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या है? जो विश्व का संघ है, जो संघ की परिभाषा विश्व के संविधान के अनुसार है, वो भारत के संविधान में थोड़ी सी अलग तो दिखाई गई। आइए इस पर विचार करें। पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उन्हें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना एक था। क्या था? केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना एक था। ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकार थी। उसकी अपनी भूमिका थी, उसमें अपने अधिकार थे। अधिकारों पर केंद्र द्वारा दिए गए केंद्रीय सरकार को वापस भी कर सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार और संवैधानिक अधिकार में दिए गए इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार और केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम की एकात्मक शासन की जगह अब आपका संघीय शासन प्रणाली ने अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है? एकात्मक, यानी कि जो शक्ति है वो शक्ति का स्रोत, समझ सकते हो, एक व्यक्ति के हाथ में। कैसा है? एक व्यक्ति के हाथ, जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार हैं, या आप कह सकते हैं जो सेंट्रल है वो ही सर्वोपरि है। यानी कि मान लीजिए छोटे छोटे राज्य हैं, इन राज्यों के बीच यहीं पर आपका क्या है? केंद्र सरकार है। क्लियर है? तो सारी पहले क्या था? संघवाद में क्या है? पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का बंटवारा है। और इसमें क्या है? इसमें केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में क्या है? शक्ति है। एक ही व्यक्ति के हाथ में क्या है? सरकार है। ये हमको देखना पड़ेगा और हमको समझ आएगा कि शक्ति का प्रारूप क्या है और किस प्रकार है। चलिए, तमिल नेता चाहते थे कि देश के सच्चे अर्थों में संघीय शासन कायम व्यवस्था हो। तमिल नेता क्या चाह रहे थे? कि हम जिस संविधान की बात करते हैं, जिस हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रियल में सही अर्थों में वही शासन व्यवस्था कायम हो, वही शासन व्यवस्था लागू हो, वही शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो सत्ता है वो क्या है? केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुसांगिक जो आपका रिलेटिव इकाई है के बीच बंटवारा है। जैसे आप देखते हैं केंद्र स्तर की सरकार होती है, राज्य स्तर की सरकार है, ठीक? केंद्र स्तर, राज्य स्तर
और जिला स्तर। ये दोनों प्रमुख होती हैं, केंद्र और राज्य। ये किसका एग्जाम्पल है तो आपको पता होना चाहिए, संघवाद। और अगर यहां बात करते एकात्मक की, तो एकात्मक में क्या होता, केवल केंद्र शक्तिशाली। इतना ही डिफरेंस है, ध्यान रहेगा। देखिए कितना आपको डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़े। आमतौर पर संघीय व्यवस्था दो स्तर पर सरकारें थी। एक सरकार में पूरे देश के लिए, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते थे। राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकार होती थी जो शासन दिनों दिन काम का देखना चाहते थे। सत्ता के इन दोनों स्तर पर सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती थी। इसी अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टी थी। एकात्मक शासन में एक ही स्तर की सरकार है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसे केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार पर आदेश और संघीय केंद्र की राज्य की कुछ खास करने वालों का आदेश दे सकते हैं। ऐसा है, इन चीजों को कुछ खास करने का जो आदेश है वो आपका नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। आप देखते हैं 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची। केंद्र सूची पर विषय केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर विषय राज्य बनाता है, संवर्त सूची पर दोनों मिलकर आपके कानून बनाते हैं। इसीलिए पावर ऑफ सेपरेशन का अपने अपने सब्जेक्ट पर कानून बनाना सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक। और इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती है कि वे दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें कि भैया कौन कौन सी व्यवस्था है, हम उन पर गौर करते हैं। यह है, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर पर होती है। अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कर वसूलने और प्रशासन को अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कैसे होता है? अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक, संविधान सरकार हर स्तर का अस्तित्व और आपका प्राधिकार की गारंटी देती है। कैसी है? हर प्राधिकरण की गारंटी देती है। संविधान के मूल प्रावधानों में किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलने में दोनों स्तर की सरकारें से सहमति हो सकती है। दोनों स्तर की जो सहमति है वो आपका होती है। तो पहला अंतर आपको पता होना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था में कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर पर हो सकती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला लेवल, ऐसे भी उदाहरण है। अगला इसमें एग्जाम्पल क्या दिखाया गया है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का अपना अपना क्षेत्र होता है। कहां पर वो लॉ बनाएंगी, किस क्षेत्र पर बनाएंगी, कैसा होगा, क्या कुछ होगा, इन सबको हम लोग अपना क्षेत्र करते हैं। देखिए आप लोगों ने, आगे बढ़े तो सबके अलग अलग होंगे, कर वसूलने के तरीके उनके अलग होंगे, उनका क्या पैटर्न होगा ये बड़ा अलग होगा। विभिन्न स्तर पर सरकार होगी और स्पष्ट रूप से उनका वर्णन होगा। संविधान के मौलिक अधिकार के प्रावधान, उनके बदलाव लिखे होंगे। अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच अधिकार की विवाद की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय ही क्या होगा, आपका निर्णायक होगा। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होंगे। ठीक, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, उसके साथ क्षेत्रीय विविधता को पूरा, ये सारे इनके लक्ष्य हैं। इस कारण
संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाजी की दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तर की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारा, नियम सहमति होनी चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, वे अपने आपस में अधिकार को माने, आदर्श संघीय व्यवस्था को दो पक्षों में रखें और आपसी भरोसा और साहस सहमति बरसे। केंद्रीय और आपका विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, हर स्तर पर संघीय सरकार के अलग अलग किस्म का किस्सा। यह बात कोई आश्चर्य की निर्भर चीज करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित की जाती है। इस पर करती है, दो तरीकों पर गठन करती है। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर बड़ी इकाई में गठित करने का। दो या दो से अधिक जो कोई आपका स्वतंत्र राष्ट्र है उनको एक साथ लेके आई और एक बड़ी जो इकाई है वो बना दिया। इनमें से दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान करने को बढ़ावा देते हैं और सुरक्षा और खुशहाली बढ़ावा देते हैं और रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ ही संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगैर। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है कि वे केंद्र के बॉक्स ज्यादा ताकतवर है। संघीय शासन व्यवस्था का गठन दूसरा तरीका है। बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं, फिर आपका जो है राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बीच बंटवारा करते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके एग्जाम्पल है। ठीक, इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्य के बक्स केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर हुआ है और जो है अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। विशेष स्थितियों में किसी न किसी को प्रांत का जो अधिकार है वो आपके दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ अधिकार है, कुछ ना कुछ विशेषता है। किस तरीके का संघ, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, इसके विषय में पूरा हमको स्पष्ट खोलकर आपका समझाया और बताया गया है कि कैसे कुछ किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था चलती हैं, इन व्यवस्था के रूप हैं, इन व्यवस्था के स्वरूप हैं, ये हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? ताकि हम पहचान सकें कि संघीय व्यवस्था के स्वरूप में है, कैसे उसका बंटवारा है, कैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन समान है, कैसे रूस की सरकारें अलग हैं, इन सब पर हमको गौर करते हैं। देख लिए, आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ खास नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार है। खर्जा, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इसे भारत की तरह हमारे यहाँ सीटों को आरक्षित करना पड़ता है। कह रहा अगर आप संघीय व्यवस्था करोगे तो भैया यहाँ सीटें कुछ आरक्षित हो। हमारा देश कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की जरूरत क्या है। कह रहा हमारा देश बड़ा थोड़ी जो हम लोग संघ बनाए। बाबूलाल, मुझे लगता है अगर कोई तरहाई से छेद से अपना अलग राज्य सरकार बना ले तो ज्यादा स्वायत्ता मिलेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो आप प्रत्येक टिप्पणी पर अपने आप प्रतिक्रिया क्या होती और इसको क्या देखते आप, इसके लिए हमको हुआ। आगे बढ़े। अब बात करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की। आप भारत को देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था देखिए। पहले आप कुल कोई चीज पढ़ के आए नहीं, भारत में कुल राज्य कितने हैं इसे लिखा ही नहीं जाता। भारत में कुल राज्य कितने हैं ये आपको बताना है।
फिर कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कैसे उसमें बंटवारे की व्यवस्था की गई है, कैसे उनका सेपरेशन रखा गया है, ये हमको देखने की क्या है, देखने की हमको जरूरत है कि कैसे हमने सेपरेट किया। चलिए इसको हम लोग जो है कल के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे, उसमें बात करेंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ के आइए संघीय व्यवस्था क्या है, और प्रारूप पढ़िए और एग्जाम्पल को खोजने का प्रयास करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।